हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी। लर्न टू फाइंड योर पाथ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 17 सितंबर 2018 को जो रेलवे ग्रुप डी का आपका पेपर हुआ था, तो उसकी सेकंड शिफ्ट के जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, कुछ 25-26 क्वेश्चन है, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब आपको पता ही है कि रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आना चालू हो गया है। तो कभी भी नोटिफिकेशन ये आ सकता है कि आपके एग्ज़ाम मतलब कब से है, एग्ज़ाम की डेट आपकी आ सकती है। तो ये बिल्कुल सही समय है कि आप अपना रिवीजन और फिर से प्रिपरेशन करना चालू कर दें, ताकि अगले 1-2 महीने में आप ठीक से रिवीजन कर सकें और इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप जॉब ले लें। तो इसी ताकि इसमें आपकी हेल्प हो सके, इसलिए हम लेकर आए हैं ये हमारी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज़ है। एसएससी जीडी के लिए भी हम लेकर आए थे और रेलवे ग्रुप डी के लिए भी हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कौन सा था हमारा रीजनिंग का। ये हमारा ब्लड ब्लड रिलेशन रिलेटेड से क्वेश्चन है कि एफ इज़ द फादर ऑफ एस एंड डी, यानी एफ जो है वो एस और डी के पिता हैं। डी पैटर्नल ऑन्ट्स डॉटर इज ई, यानी डी के पैटर्नल अंकल यानी कि जो चाचा की लड़की है वो ई है। तो हाउ एफ इज रिलेटेड टू ई, यानी एफ ई से कैसे रिलेटेड है। तो चलिए इसे देखते हैं। पहले यहाँ में दिया है कि एफ इज़ द फादर ऑफ एस एंड डी, यानी एफ जो है ये एस और डी के पिता हैं, इस तरह से। और फिर हमसे कहा है कि डी के पैटर्नल आंट, यानी ये डी है इसकी पैटर्नल आंट, यानी पिता की बहन। पिता की कोई बहन होंगी तो हम यहाँ लिख देते हैं सिस्टर। और इनकी जो डॉटर है वो ई है। तो हमसे कहा है एफ ई से किस तरह रिलेटेड है। तो पता है कि एफ ई का जो होगा वो अंकल होगा, मैटरनल अंकल बोल सकते हैं इसे, मामा, ये वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि इस जो हमें जो फिगर दिख रहा है इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। तो चलिए इन्हें हम देखते हैं कि कितने हैं। तो अगर हम देखें एक स्क्वायर ये है, 1 2 3, और ये जो बड़ा वाला है ये 4, और एक छोटा वाला ये 5, और उसके बाद में ये एक बड़ा स्क्वायर ये जो है ये 6, और एक ये पूरा स्क्वायर यानी 7। तो इसमें कुल 7 स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी है जो हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा ये स्टेटमेंट और एजम्पशन बेस है। इसमें हमसे कहा गया है कि द हेड मिस्ट्रेस कॉल्ड फॉर अ मीटिंग फॉर ऑल स्टाफ मेंबर्स टू डिस्कस ऑन डिसिप्लिन इश्यूज़, यानी हेड मिस्ट्रेस है, यानी जो प्रधान अध्यापिका है किसी कॉलेज की, स्कूल की, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है सभी स्टाफ मेंबर्स को लेकर, ताकि डिसिप्लिन पर चर्चा करी जा सके, डिसिप्लिन के इशू पर। अब इसका एजम्पशन क्या है, देयर वर सम डिसिप्लिन इशू दैट वर रेज्ड अर्लियर, यानी कोई एक डिसिप्लिन यानी अनुशासन को लेकर कोई मुद्दा था जो पहले उठ चुका है। तो सही बात है, जब कोई मुद्दा उठा होगा तभी तो हेड मिस्ट्रेस या प्रधान अध्यापिका हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई है, तभी ये ज़रूरी थी। अब दूसरा है कि द हेड मिस्ट्रेस वांट्स टू एड्रेस ऑल ऑफ देम टुगेदर, तो ये बात भी सही है, वो सबको एक साथ कुछ कहना चाहती थी, कुछ समझाना चाहती थी, कुछ चर्चा करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने सबको एक साथ बुलाया है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लीसिट। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है कि स्पंदना इज सिस्टर ऑफ राजू, हाउ इज राजूज फादर सिस्टर रिलेटेड टू स्पंदना। इन्हें हमसे कहा है कि ये स्पंदना है, इसको हम लिख देते हैं एस। स्पंदना ये राजू की बहन है, ये स्पंदना है, ये राजू है। और फिर हमसे कहा राजू के पिता की बहन, यानी इनके जो पिता हैं एफ से रिलेटेड करते हैं हम, और इनकी जो बहन होंगी पिता की बहन, ये स्पंदना से कैसे रिलेटेड हैं। तो सीधी सी बात है, ये स्पंदना के भी पिता होंगे और पिता की बहन होती है बुआ, यानी कि आंट, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें ये सीरीज दी गई है ये, और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो सीरीज में फिट नहीं हो रहा है, यानी ये 5 जो हमें सीरीज दी गई हैं, इनमें से कोई एक ऐसी है जो कि गलत है, जो यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं वो कौन सी होगी। तो यहाँ पर हमें 1 2 3, यानी लास्ट वाली सीरीज से तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, यानी ये तो सही है। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें बनता क्या है।
तो ये जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 5 1 96, 27 1 96, 18 2 96 और ये 12 3 96 और 2 4 96। तो हमें यहाँ से ऐसे देखने पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पर हम ध्यान से देखें तो हमसे क्या कहा है, हमें ये इस तरह से दी है जिस तरह से ये डेट का फॉर्मेट होता है। ये दिन, ये महीना और ये सन, ये दिन महीना और ये सन। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हमें मिलता है कि अगर हम 5 से 27 तक जाएं, यानी 5 जनवरी है ये, और 27 जनवरी तक जाएं तो इनमें आता है 22 दिनों का अंतर। 27 जनवरी से 18 फरवरी तक जाएं तो यहाँ भी हमें आता है 22 दिनों का अंतर। अब 18 फरवरी से जब हम 12 फरवरी तक 12 मार्च तक जाते हैं तो यहाँ कितने दिन का अंतर है, ये आता है 18 और 18 10 और 12 22। लेकिन नहीं, क्योंकि ये 1996 है और 1996 एक लीप ईयर होती है, तो इसमें फरवरी 29 की होगी। तो 18 से 29 तक 11 दिन ये और 22 दिन ये, यानी यहाँ 23 दिन होते हैं। यानी ये वाला जो है, ये वाला ये हमारा गलत है। यहाँ होना चाहिए था 11 3 96। अब हम जब यहाँ से लगाते हैं 18 से 11 तक, तब ये 22 दिन बनते हैं। और इसी प्रकार हम आगे देखें 11 मार्च से आगे तक 2 अप्रैल तक, तो ये भी 22 दिन बनते हैं। यानी हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ अवर राइट आंसर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि Q का मतलब प्लस है, J का मतलब मल्टीप्लाई है, T का मतलब माइनस है, K का मतलब डिवाइड है। तो हमें जो ये एक कुछ दिया गया है एक्सप्लेनेशन, तो इसका मतलब इसे हल करने पर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। ये है 18 K, तो K का मतलब डिवाइड दिया गया है, फिर 3 Q का मतलब हमें प्लस दिया गया है, फिर 7 के बाद में J, तो J का मतलब हमें क्या दिया गया है, J का मतलब हमें मल्टीप्लाई दिया गया है, फिर 2, फिर T का मतलब माइनस का मतलब 8 मतलब ये वहाँ पर 8। अब इसे देखते हैं, पहले हम डिवाइड करेंगे तो 3 से 18 में ये 6 बार जाएगा, 7 का 2 से ये 14 बार, यानी 6 + 14 - 8। तो हम जानते हैं कि 14 और 6 हो जाते हैं 20, 20 में से 8 गया तो ये बचते हैं 12। यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ अवर राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसा फिगर इनमें से किसी में दिया ही नहीं गया है, तो यानी हमारा पर ये फिगर जो हमने बनाया ये सही है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न अपना। तो अगले प्रश्न में हमें ये डायरेक्शन बेस्ड है, तो हम देखते हैं इसमें क्या हमसे कहा, राजू 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। तो अगर राजू अभी यहाँ है, ईस्ट की तरफ यहाँ गया 4 किलोमीटर, फिर हमसे कहा फिर वो बाईं तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ गया 3 किलोमीटर। उसके बाद हमसे पूछा इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, यानी ये अपनी प्रारंभिक अवस्था जो ए बिंदु है, यहाँ से ये बिंदु सी की दूरी कितनी है। तो अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल आता है। और किस दिशा में होगा, तो ए से ये होगा उत्तर पूर्व में, यानी नॉर्थ ईस्ट में 5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा फिगर आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर हम शुरुआत से देखना शुरू करें तो ये जो आकृति है, ये वाला त्रिभुज जो है, ये अगले चित्र में राइट हैंड पर यानी दाईं तरफ 90 डिग्री रोटेट हुआ है। यहाँ से फिर 90 डिग्री यहाँ रोटेट हुआ है, यानी अगले चित्र में ये जब भी जिसमें भी होगा उसमें ये नीचे की तरफ होगा इस तरह से। तो ऐसे हमारे पास 2 चित्र हैं, अब हमें इनमें से देखना है। अगर इस चित्र में हम देखें तो ये स्टार जो है, ये स्टार इस त्रिभुज के बाईं तरफ है। इस चित्र में ये स्टार इसके दाईं तरफ है, इसमें ये फिर से बाईं तरफ है, यानी अगले चित्र में जो स्टार होगा वो इसके दाईं तरफ होगा। और दाईं तरफ हमें किस में दिया है, दाईं तरफ दिया है ऑप्शन डी में। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा ये एक रैंकिंग और ऑर्डर जैसा है कुछ। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, इसमें हमसे पूछा है कि हमसे जो कोई क्वेश्चन पूछा गया है और उसके आंसर देने के लिए 2 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, ये वाले। तो हमें पता करना है कि एक ही स्टेटमेंट से हम आंसर दे पाएंगे या दोनों से ही नहीं, या किस तरह से। तो वो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमसे क्या पूछा है।
पहले तो मैं बताया है कि एम, ए, एन और के जो हैं वो एक रो में खड़े हैं, एक लाइन में खड़े हैं। और फिर हमसे पूछा है कि मतलब ये जो है ये शॉर्टेस्ट से टॉलेस्ट की तरफ खड़े हैं। तो हमसे पूछा है कि सबसे लास्ट में कौन होगा जब ये शॉर्टेस्ट से टॉलेस्ट की तरफ खड़े हैं। अब हमसे तो हम एक काम करते हैं कि शॉर्टेस्ट को ऊपर रखेंगे और टॉलेस्ट को नीचे। तो यहाँ हमसे पूछा ए इज शॉर्टर देन के, तो यानी ए ऊपर और के नीचे। दूसरा हमसे कहा एम इज शॉर्टर देन के, यानी एम भी जो है ये के से, एम इज शॉर्टर देन ए यानी एम ए से ऊपर होगा। अब क्योंकि 4 लोग खड़े हैं एम, ए, एन और के, तो एन की पोजीशन हमें अभी तक यहाँ पता नहीं चली है और इसमें हमें एन से रिलेटेड कुछ दिया भी नहीं है। तो इसमें और हमसे पूछा था कि सबसे लास्ट कौन खड़ा है, सबसे लास्ट यानी सबसे लंबा होगा। तो हम नहीं बता सकते क्योंकि एन यहाँ भी हो सकता है और एन यहाँ भी हो सकता है, यानी दोनों स्टेटमेंट मिलकर भी नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सबसे छोटा होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 एंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि ऑड वन हमें इसमें से छांटना है। तो चलिए देखते हैं इसमें ऑड वन कौन सा है। अगर हम देखें ये जो हमें ए के नीचे दिखाई दे रहा है, विकल्प ए के नीचे ये है 5e। तो सही है क्योंकि 5 ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। यहाँ देखें तो टी की 20 होती है और वाई की 25, जबकि जे की होती है 10, यानी ये हमारा गलत है। गलत है यानी कौन सा गलत है, ये बी वाला, और बी हमें दिया है ऑप्शन सी में। तो ये हमारा हो गया सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा फिर से स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट बेस्ड है, तो देखते हैं इसे। इज़ द चॉइस ऑफ जंक फूड अ बेटर ऑप्शन टू क्रिएट इंटरेस्ट इन ईटिंग इन चिल्ड्रन। मतलब हमसे कहा है कि अगर हम बच्चों को जंक फूड खिलाते हैं तो ये बच्चों में खाने के प्रति लगाव पैदा करने का एक अच्छा तरीका है। तो पहला आर्ग्यूमेंट है कि यस द बेस्ट वे टू क्रिएट इंटरेस्ट इज टू गिव द फूड अ चाइल्ड लाइक्स, यानी इसमें हमसे कहा गया है कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें वो भोजन दिया जाए जो कि बच्चा पसंद करता है। और दूसरा है नो जंक फूड इज द रीजन बिहाइंड ओबेसिटी, हार्ट डिसीज, डायबिटीज एंड अदर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंड्यूस हेल्थी ईटिंग हैबिट्स इन चिल्ड्रेन। हमारा जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है जिसमें कहा है कि नहीं जंक फूड मोटापा, हार्ट डिसीज, डायबिटीज़ और बहुत सी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है, तो यह एक अच्छा तरीका नहीं है। हमें बच्चों को अच्छी खाने की अच्छी आदतें डालनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसा कि पहले आर्गूमेंट में हमसे कहा गया था कि बच्चों को वो दो जो उन्हें पसंद है, ये ठीक बात नहीं है क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर जंक फूड पसंद आते ही हैं। अगर आप वही चीज़ें देंगे तो बच्चे वही खाएंगे, इससे उनकी हेल्थ ख़राब होगी। और दूसरा है कि जंक फूड रीजन है, सही बात है, और उन्हें अच्छी आदतें डालनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं जंक फूड नहीं है, जो कि कच्ची सब्जियां हैं, उन्हें भी हम उस तरह से दे सकते हैं अच्छी तरह से बना के जो उन्हें पसंद आए। और नहीं भी आती हैं तो हमें उनको आदत डलवानी चाहिए, उनसे बोलना चाहिए। यानी हमारा दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हो जाएगा सही जवाब, यानी ऑप्शन ए, ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि लक को किसी कोड लैंग्वेज में ऐसे लिखा गया है, तो जेरोक्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं ये लक को कैसे लिखा है इन्होंने, LUCK, इसे लिखा है L2U1 C3 और K1। चलिए पहले हम देखते हैं कि L और UCK की प्लेस वैल्यू क्या है। तो L की 12 है, U की 21 है, C की 3 और K की 11। और यहाँ लिखा है L2U1 C3 और K1। तो अगर हम देखें यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, ये प्लेस वैल्यू का जो यूनिट डिजिट है, ये इकाई का अंक, ये इनके लेटर्स के साथ में ले लिया है। C सिंगल डिजिट है तो इसमें 3 लिया है, बाकी सब में यूनिट डिजिट लिया है। अब देखते हैं यही फॉर्मूला जेरोक्स के लिए अप्लाई करके। जेरोक्स तो X का 24 होता है प्लेस वैल्यू, E की 5, R की 18, O की 15 और इसकी 24। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि व्हाट इज द लास्ट डिजिट फॉर द कोड फॉर जेरोक्स। तो लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, जो कि K की यूनिट डिजिट होगा। तो K का यूनिट डिजिट है हमारे पास 4, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है हाउ मैनी क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आर
देयर इन द फॉलोइंग फिगर, यानी इस फिगर में कितने जो हैं रेक्टेंगुलर यानी आयताकार बॉक्सेस हैं। चलिए देखते हैं इन्हें गिनकर। इसमें देखें तो एक हमारा ये है, एक, ये दूसरा, फिर देखते हैं ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये जो है ये पांचवा, उसके बाद में ये पूरा छठा, और ये सातवां, और एक अगर हम यहाँ पर देख पाए तो ये यहाँ से ये पूरा आठवां। तो इसमें 8 बॉक्स है, यानी ऑप्शन डी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा फिर से स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट बेस्ड है। इसमें हमसे कहा है शुड देयर बी स्ट्रिक्ट लॉज फॉर मेंटेनिंग पॉन्ड्स एंड लेक्स, मतलब तालाबों और झीलों को बनाए रखने के लिए, साफ स्वच्छ बनाए रखने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट हमसे कहा है कि यस इट विल नेचुरली मेंटेन द वाटर लेवल फॉर जनरेशन टू कम, इट अफेक्ट्स द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स टू, यानी उसमें कहा है यस, एक पॉजिटिव है आर्गुमेंट कि यस ऐसा करने से जो वाटर लेवल है वो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मेंटेन रहेगा, बना रहेगा, और जो बाहर से आने वाले पक्षी हैं उनके लिए भी उनको भी अफेक्ट करेगा, यानी पक्षी ज़्यादा आएंगे। तो पहला तो ये ठीक है। दूसरा देखते हैं नो इट कम्स इन द वे ऑफ मॉडर्न अर्बन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो हमसे दूसरा हमें नकारात्मक दिया है कि नहीं, ऐसा करने पर मॉडर्न शहरी डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि तालाब, अब ज़रूरी थोड़ी है कि आप तालाब और झील के ऊपर ही जाके मॉडर्न डेवलपमेंट करें, ये भी तो रहने ज़रूरी है। धरती पर पानी नहीं होगा तो लोग कैसे जी पाएंगे। तो यानी दूसरा आर्गुमेंट तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, आर्गुमेंट जो हमारा पहला ही स्ट्रॉन्ग रहता है। चलिए देखते हो अपना अगला प्रश्न, इसमें क्या कहा है हमसे। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि इसमें से ऑड वन हमें छांटना है। तो ऑड वन हमें दिख रहा है कि ये है, क्योंकि बाकी सब जो हैं ये इस तरह से दर्शाए गए हैं जैसे बीच में इनके में मिरर लगा हो यहाँ पर इस तरह से, लेकिन इसमें मिरर लगा होता तो ये टी तो टी ही रहता, ये इस तरह से बनता, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा फिर से स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस है, लेकिन ये हमारा बनेगा वेन डायाग्राम से। तो हमसे पहला स्टेटमेंट क्या कहा है, पहला स्टेटमेंट हमसे कहा है कि ऑल ब्लू आर कलर्स। चलिए बनाते हैं इसे, इसका इस तरह से बनेगा। तो पहला है ऑल ब्लू आर कलर्स, अगर ये ब्लू है तो ये कलर्स है, ऑल ब्लू आर कलर्स, सभी ब्लू कलर्स के अंदर आ गए। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑल कलर्स आर शेड्स, यानी ये जो कलर्स है ये शेड्स के अंदर है। तो अब कंक्लूज़न यहाँ से क्या निकलता है कि ऑल ब्लू आर शेड्स, तो सही बात है कि सभी जो ब्लू हैं ये शेड्स का पार्ट हैं, ये पूरा का पूरा शेड्स का पार्ट है। और दूसरा है सम शेड्स आर कलर्स, तो सही बात है शेड्स का ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा हिस्सा ये कलर्स के अंदर आता है। तो हमारे जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं वो सही हैं, यानी ऑल द कंक्लूजन फॉलो। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले में हमसे कहा है कि पीक, क्लाउड्स और माउंटेन्स के बीच में सही संबंध क्या होगा। तो इसके बीच में सही संबंध होगा ऑप्शन सी, क्योंकि पीक यानी चोटी जो होती है वो माउंटेन पर होती है, तो ये चोटी माउंटेन में आ जाएगी इस तरह से। और क्लाउड्स तो अलग ही बात है, बादल अलग चीज़ है, तो वो यहाँ अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अब देखते हो अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा फिर से वेन डायग्राम बेस्ड होगा। इसमें हमसे कहा है ऑल रेजर्स आर ब्लेड्स एंड ऑल ब्लेड्स आर मेटल्स। तो चलिए इसका चित्र बनाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से होगा कि ऑल रेजर्स आर ब्लेड्स और ऑल ब्लेड्स आर मेटल्स। तो ये रेजर है, ये ब्लेड है और ये मेटल है।
अब देखते हैं कंक्लूज़न। तो इसमें है कि ऑल मेटल्स आर रेजर्स, तो ये गलत है क्योंकि ऑल मेटल्स रेजर नहीं हो सकते। सम होता यहाँ पर तो चलता है। जैसे दूसरे में दिया है सम मेटल्स आर ब्लेड्स, तो सम मेटल्स आर ब्लेड्स यानी मेटल्स का ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा जो कि ब्लेड्स के अंतर्गत आता है, ये मतलब ब्लेड्स हो जाएगा मेटल का ये वाला हिस्सा, यानी दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी यानी ऑन ही कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले में हमसे कहा है कि ऑड वन आउट क्या है, तो हमें दिख रहा है कि ये डी है, ये हमारा ऑड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए बी और सी में जो दिए हैं ये मैथमेटिकल साइन है, जबकि डी में जो एम दिया है ये एक अल्फ़ाबेट है, तो ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये जो 3 फिगर हैं इस सीरीज को आगे कैसे पूरा करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हो सकता है। तो अगर हम इस चित्र में देखें तो ये चारों जो ट्राइंगल जो त्रिभुज हैं, इनमें से केवल ये वाला जो है यही तीनों में रोटेट हुआ है। यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री रोटेट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री राइट में रोटेट हुआ है। तो अगले चित्र में ये जो होगा यहाँ पर ये 180 डिग्री रोटेट होगा, यानी इसका जो मुंह होगा वो इस तरफ होगा, इस तरफ, इस तरह से, और बाकी तीनों त्रिभुज ऐसे सीधे ही रहेंगे। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है इस वाले चित्र में केवल, और किसी भी चित्र में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो सी जो हो गया, यानी हमें जो ऑप्शन ए में दिया है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, ये हमसे पूछा है कि कौन अलग है। तो अगर हम देखते हैं गॉट, हॉर्स और जेब्रा ये सब शाकाहारी हैं, जबकि ऑक्स जो है ये मांसाहारी होती है, यानी ऑप्शन ए, और ए हमें दिया है कहाँ, ऑप्शन बी में, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमें फिर से एक सीरीज़ दी गई है। तो अगर हम यहाँ पर देखें y, x और w, ये -1 का पैटर्न है, तो w से -1 में आता है v, उसके बाद में यहाँ 3, ये 6, ये 9, यानी यहाँ +3 हो रहा है, और यहाँ से +3 हो जाएगा 12। अब हमें बीच में और देखना है कि यहाँ क्या आएगा। तो बीच में अगर हम देखें तो यहाँ है c, तो यहाँ पर c जो है ये इसकी प्लेस वैल्यू है 3, f की प्लेस वैल्यू 6 है और i की 9 है, तो यहाँ पर l आना चाहिए, VL 12, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न में हमसे कहा है कि एक ट्रांसपेरेंट सीट है कोई इस तरह की ये, और इसको अगर हम इधर से इधर की तरफ मोड़ेंगे तो ये किस प्रकार का चित्र बनेगा। तो हम जानते हैं कि इधर से इधर मोड़ेंगे तो ये वाला जो गोला है यहाँ आ जाएगा, यहाँ कहीं। तो इस प्रकार का चित्र हमें दिख रहा है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही जवाब, और यहाँ ये दिया है ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न में फिर से हमें एक सीरीज़ दी गई है, नंबर सीरीज, हमें यहाँ पर देखना है कि क्या आएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 33, यहाँ खाली छोड़ते हैं, ये 57। तो अगर हम देखें यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ +2 +4, यहाँ +8 होना चाहिए, +8 होगा तो यहाँ 41 आएगा, और यहाँ से +16, तो 57 बिल्कुल ठीक है, यहाँ 41 होगा, और 41 हमें दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न भी है, ये स्टेटमेंट और एजम्पशन बेस है। इसमें हमसे कहा स्टेटमेंट दिया है हमें कि all the species of plants and animals are part of biodiversity and ecosystems and play major role in overall health of the environment। यानी हमसे कहा है कि जो पौधों की और जानवरों की हर प्रकार की प्रजातियां हैं वो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम यानी हमारे पर्यावरण का एक अहम भाग है, और इसको अच्छा बनाए रखने में अहम रोल निभाती हैं, अहम किरदार निभाती है। अब एजम्पशन क्या है? प्रिजर्व और क्रिएट अ बैकयार्ड हैबिटेट, सेव एज मैनी नेटिव प्लांट्स एज यू कैन व्हेन बिल्डिंग और लैंडस्केपिंग, यानी प्रिजर्व करिए और या फिर क्रिएट करिए बैकयार्ड हैबिटेट, यानी अपना जो आप घर वगैरह बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसके पीछे की तरफ कुछ ऐसा जगह बनाइए जहाँ पे आप
ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी जहाँ पर आपका घर है वहाँ जो पौधे उगते हैं उन्हें उगा सकें, ताकि ताकि एनवायरनमेंट को फ़ायदा रहेगा। और दूसरा एजम्पशन है कि वन ऑफ द मेजर गोल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज़ टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी सततता को बनाए रखने का, सस्टेनेबिलिटी यानी बनाए रखने का, यानी सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने का एक जो अहम रोल है वो है बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को बचाए रखना, प्रिजर्व करे रखना। और यह है ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज़ कनेक्टेड थ्रू द फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी पृथ्वी पर जितनी भी जीवन हैं, जो भी हैं, जीव जंतु मनुष्य, वो सब एनर्जी के फ्लो से आपस में बंधे हुए हैं। और फिर हमसे कहा है एंड ईच टाइम अ स्पीसीज बिकम्स एंडेंजर्ड और लॉस्ट टू एक्सटिंक्शन, वन मोर पार्ट ऑफ दैट एनर्जी फ्लो इज़ लॉस्ट। हमारे इस स्टेटमेंट से जो एजम्पशन ज़्यादा रिलेट कर पाता है वो है एजम्पशन 2, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें जो हमें सेंटेंस दिया गया था, स्टेटमेंट दिया गया था, बायोडाइवर के सभी प्रकार के प्रजाति के पौधे और जानवर जो हमारी जैव विविधता के लिए ज़रूरी हैं, इसकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, उससे रिलेटेड जो बात कही गई है वो हमारे दूसरे एजम्पशन में कही गई है। पहले एजम्पशन में जो बात कही गई है वो अच्छी बात है, लेकिन वो स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन दूसरे में जो बात कही गई है वो हमारे स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे हमारे जो उस दिन 26 क्वेश्चन आए थे, उस दिन की शिफ्ट में, 17 सितंबर की शिफ्ट में जो सेकंड शिफ्ट में आए थे, वो हमारे 26 क्वेश्चन ये थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आपको वीडियो अच्छी लगी, इसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, जो भी हो अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी तरह आपके दोस्त भी फ़ायदा ले सकें, क्योंकि अब एग्ज़ाम करीब है और आपने बहुत इंतज़ार किया है, बहुत मेहनत की है इसके लिए। और ऐसी वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं, इसलिए आप बिल्कुल मिस ना करें इन्हें। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल वाला जो आइकन है इसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें या इसका प्रीमियर करें तो आपको तुरंत पता चल जाए और आप आकर इसका लाभ ले सकें। चलिए फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी हमारी सीरीज़ ग्रुप डी के लिए ही चल रही है, तो फिर हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे इसी श्रृंखला में। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।